एक बड़ी अच्छी शायरी है या कविता है जिसको मैं कहूँगा कि सभी दर्शक इसको अपना मोटिवेशन बनाएं कि वह पथ क्या पथी कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। मेरा सौभाग्य है कि शायद ऐसे माँ बाप मुझे मिले, नहीं तो चूँकि हम लोग बहुत ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, मध्यम परिवार है हमारा, मिडिल क्लास के लोग हैं हम लोग। तो इतने सालों के बाद कोई भी जो है 10-12 साल से अगर तैयारी कर रहा हो तो कोई भी माता पिता परेशान होकर कहता भाई बस हो गया, तुम वापस आ जाओ। और देखिए उनके भी जीवन में होता है कि भाई लोग पूछते हैं कि भाई आपका बेटा क्या कर रहा है, तो उन्हें भी समस्या होती है कि यार इतना दिन से कर रहा है, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन मेरे पिताजी को मुझ पर विश्वास हमेशा था कि नहीं ये जो है कुछ करेगा। एक खेल है शेष किसी विधि पार उसे कर जाओ, एक खेल है शेष किसी विधि पार उसे कर जाओ, वह देखो उस पार चमकता है मंजिल प्रियतम का, आकर इतना पास फिरे वह सच्चा सूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज हम इस समय आजमगढ़ के कनेला गांव चक्रपानपुर आजमगढ़ में है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। आज हम ऐसे शिक्षा की बात इसलिए कर रहे हैं, आज हमारी जिससे मुलाकात होने वाली कुछ खास मेहमान हैं और उनके घर पे आए हैं। नाम है अभिषेक राजभर, जिन्होंने यूपी पीसीएस में 77 रैंक हासिल किया। और इनकी जो दहाड़ थी साइलेंट थी, लेकिन इनकी गूंज पूरे भारत में गूंज रही है। और राजभर एक्सप्रेस और राजभर समाज की तरफ से उन्हें बधाई देंगे कि यह जो मुकाम उन्होंने हासिल किया, उनको राजभर एक्सप्रेस की टीम से और राजभर समाज की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और मिलेंगे अभिषेक राजभर जी से, जानेंगे उनसे उनके संघर्ष और यूपी पीसीएस में जो इन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, कैसे किया, कैसे मेहनत करी, ये सब जानेंगे। तो मिलते हैं अभिषेक राजभर जी से। अभिषेक जी, हमारे यूट्यूब चैनल राजभर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और बधाई, एक बार वापस से बधाई देते हैं। आपने जो यह मुकाम हासिल किया, राजभर समाज को गौरवान्वित करने का काम किया आपने, तो बधाई। और साथ ही आपका एक बार हमारे दर्शकों के लिए परिचय। सबसे पहले धन्यवाद सर बधाई देने के लिए, और आपके सभी दर्शकों को भी धन्यवाद जो आप इनके चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा नाम अभिषेक राजभर है और मैं ग्राम पोस्ट कनेला का निवासी हूँ, जो आजमगढ़ ज़िले में पड़ता है। मेरी अभी यूपी पीसीएस 2021 में रिजल्ट आया है, उसमें मैं जीआईसी प्रिंसिपल के पद पे 77 रैंक प्राप्त किया हूँ। मेरे फादर रामाधार राजभर जी ग्राम कनेला के लगभग 35 ईयर प्रधान रहे, माताजी भी रहीं। उससे पहले भी जो है हमारे परिवार के स्वतंत्रता के बाद से ही जो है हमारे परदादा जी रहे प्रधान। दादाजी हमारे आईआरएस थे, इंडियन रेलवे सर्विस में। ये छोटा सा मेरा परिचय है। जैसे कि आप लोग को बता दें कि एजुकेशन के मामले में इनका जो परिवार है काफ़ी अग्रसर है। और आप सभी को बता दें, दूधनाथ राजभर जी जो राजभर समाज के विधायक हैं, सबसे पहले विधायक इनके बड़े पिताजी हैं। और इनके पिताजी लगभग 35 वर्षों से ग्राम प्रधान बने रहे। बहुत काफ़ी राजभर समाज को गौरवान्वित कर रहा है, यह सुन के बहुत अच्छा लगा। और अभिषेक राजभर से जानना चाहेंगे, आपका ये जो सफ़र रहा कैसे रहा? सर देखिए, सफ़र नाम ही इतना अच्छा होता है कि इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप जब हाईवे पे चलते हैं तो कभी ब्रेकर आएगा, कभी जो है पूरी सड़क जो है खाली मिलेगी। तो चाहे वो जीवन का सफ़र हो, चाहे एजुकेशन का सफ़र हो, सब में ये उतार चढ़ाव आते हैं। मेरे जीवन में भी आए। जब असफलता होती है, जब आप एग्ज़ाम देते हैं सफल नहीं होते हैं, तो निराशाएं आपको घेर लेती हैं, तो फिर आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है।
लेकिन उस असफलताओं को तोड़ते हुए, अपनी निराशाओं को दूर करते हुए फिर संघर्ष में जुट जाना, ये ज़िंदगी का नाम है। तो आए उतार चढ़ाव। मैं 2015 से तो लगातार ही पीसीएस मेंस लिख रहा हूँ। उससे पहले भी 2010 में मैंने लिखा था आईएएस का जो है मेंस। तो और 2015 में मेरा दिल्ली सरकार में सिलेक्शन भी हुआ था, मैं ज्वाइन नहीं किया था। तो उतार चढ़ाव आए, कभी बहुत अच्छे पल भी आए, कभी बहुत बुरे भी पल आए कि ऐसा लगा कि जीवन में कोई नहीं है साथ। तो ये संघर्ष है। और एक बड़ी अच्छी शायरी है या कविता है जिसको मैं कहूँगा कि सभी दर्शक इसको अपना मोटिवेशन बनाएं कि वह पथ क्या पथी कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो चूँकि जब हम तैयारी करने के फील्ड में आते हैं तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कभी परिस्थितियाँ आपके साथ होती हैं, कभी नहीं होती। अच्छा, आपने कहा कि 2010-2015 से आप कोशिश कर रहे हैं। यह एग्ज़ाम यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, कितना कठिन होता है? सर, भारत में 2 ही ऐसे एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है आईएएस जो भारत सरकार लेता है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है। वो अपने कठिनतम एग्ज़ामों में से एक है। और दूसरा, हर स्टेट अपना खुद का प्रशासक बनाता है, तो उसे जो है राज्य संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उसे लिया जाता है उस परीक्षा को। तो दोनों का पैटर्न लगभग सेम है। थोड़ी सी जो है चीज़ें डिफरेंस है, जाके किताबों के लेवल पे, क्वेश्चन के लेवल पे थोड़ी सी चीज़ें हैं, अलग हैं। अगर हम बात करेंगे जैसे आईएएस का, तो आईएएस का है कि जो सिलेबस है आप उसे कवर करके जाइए और उतना ही टू द पॉइंट पढ़िए, फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो सफलता बहुत करीब होती है। पीसीएस में क्या है कि जब आप यूपी पीसीएस हो या अन्य स्टेट की पीसीएस हो, तो उसमें आपके स्पेशल क्वेश्चन जुड़ जाते हैं, जैसे यूपी स्पेशल है। प्लस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा जो है सामान्य रखा जाता है, सरल रखा जाता है। तो कठिन है क्योंकि स्टेट का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, जो स्टेट के हर युवा चाहते हैं या अदर स्टेट के भी चाहते हैं कि नहीं हम सिविल सर्विस में जाएँ, तो वो इन एग्ज़ामों को देते हैं, चाहे वो आईएएस हो या पीसीएस। तो ये अपने कठिनतम दौर में है और 3 स्टेप में इसका एग्ज़ाम होता है। और ऐसा भी नहीं है कि एक स्टेप आप पास किए तो फिर नेक्स्ट में फेल किए तो फिर वही देंगे। यहाँ क्या है कि आप अगर इंटरव्यू में भी जाके धराशायी होते हैं तो आपको फिर से प्रारंभिक स्तर पे जो है आके फिर से पीटी मेंस इंटरव्यू के लिए फिर से तैयारी करना पड़ता है। तो ये अपने कठिनतम से कठिनतम एग्ज़ाम है, जिसके लिए जो है सारे बच्चे लगभग भारतवर्ष के तैयारी करते हैं। मतलब आपने कहीं 2010 और 15 आपने हार नहीं मानी। वो कहते हैं ना, कोशिश करने की हार नहीं होती, तो आपने वो सिद्ध करके दिखाया कि हम हारेंगे नहीं। जी सर, ये एक मैं तो बार बार कहूँगा कि ये एग्ज़ाम जो है दलदल है। अगर आप एक सोच के आते हैं कि नहीं हम प्रशासक बनेंगे, तो उस सपने को साकार करने के लिए आदमी अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। कब कैसे एज इतना तेज़ भाग जाती है। इस साल पता चले कि हम पीटी फेल हो गए, फिर मेंस दे रहे हैं, मेंस फेल हो गए, फिर से पीटी दे रहे हैं, इंटरव्यू फेल हो गए, फिर से पीटी दे रहे हैं। तो ये अपने कठिनतम दौर का एग्ज़ाम है। और रही बात की जो है तैयारी के दौरान, तो तैयारी के दौरान जो है एक आस रहता है कि नहीं यार इस साल नहीं, इस साल कर लेंगे, इस साल नहीं, इस साल। तो वो जो पेशेंस था, वो जो उम्मीदें थी कि नहीं इस साल कर लेंगे, इस साल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले साल कर लेंगे। तो ये गिर के खड़ा होना जो है, यही सूरवीरों की पहचान होती है। और सारे बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं वो सब सूरवीर हैं। अच्छा, ये जो बच्चे इस लाइन में आना, जो आईएएस और पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनकी कैसी तैयारी होनी चाहिए? देखिए, तैयारी तो मैं कहूँगा कि जो भी बच्चे अभी इस फील्ड में आ रहे हैं वो ग्रेजुएशन लेवल से अपना तैयारी शुरू कर दें, एक साथ ग्रेजुएशन करते रहें और एक अपना लक्ष्य बना के पढ़ाई करते रहें। ख़ास करके कम से कम ग्रेजुएशन में तो कम से कम अपना सारे सब्जेक्ट के एनसीईआरटी जो है 2-3 राउंड कंप्लीट कर लें, क्योंकि इस एग्ज़ाम का जो कह सकते हैं आत्मा जो है एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की बुक है।
जो भी बच्चा ये चैनल देख रहा है, मैं कहूँगा कि आप लोग जो है क्लास 6 से लेकर 12th तक की NCERT जो है हर सब्जेक्ट की आप पढ़ें, उसका नोट्स बनाएं। उसके बाद जो है परीक्षा के जो क्वेश्चन है बैक ईयर पेपर के, वो लेके आएँ, देखें कि कहाँ तक क्वेश्चन बन रहे हैं मुझसे। तो ये बड़ा ज़रूरी है और जो है निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही घबराने की ज़रूरत है। बहुत ही अगर मेरे शब्दों में कहेंगे तो बहुत ही आसान एग्ज़ाम है। ये अलग बात है कि आप लोग बोलेंगे कि सर इतना आसान है तो इतना समय क्यों लगा। उसका कारण है कि जो है सही मार्गदर्शन का अभाव था मेरे जीवन में। जब वो मुझे मिला तो अंततः मैं आप लोगों के सामने हूँ। अच्छा, यह जो एग्ज़ाम है इसका पैटर्न कैसा रहता है? सर इसका पैटर्न 3 स्टेप में होता है। पहले प्री होता है। प्री में एक सब्जेक्ट होता है GS का, जिसमें जो है इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट सब कुछ होता है। और साथ ही आपका करंट अफेयर्स होते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद जो है पेपर 2 जो होता है CSET का होता है। CSET में आपको एक कम्प्रीहेंशन इंग्लिश का, एक हिंदी का, उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल आ जाएगा। हिंदी के प्रश्न आते हैं PCS में, IAS में तो नहीं आते हैं। और फिर रीजनिंग है, कुछ क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो इन सबों को अगर हम पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के रूप में देते हैं। पेपर सेकंड जो है CSET का पेपर, वो क्वालिफाइंग है। इसमें आपको 33% अंक लाना अनिवार्य होता है। 33% लाके आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका जो GS पेपर 1 है वो जो है चेक किया जाता है। उसका रिजल्ट घोषित किया जाता है। जो भी बच्चा या जो भी स्टूडेंट प्री पास करता है उसको मेंस देने को मिलता है। मेंस का पैटर्न है कि जो है इसमें रिटेन होता है और प्री का पैटर्न है बहुविकल्पी। मतलब 4 ऑप्शन होते हैं। बहुविकल्प का मतलब ये होता है कि आपके पास 4 विकल्प होते हैं, 4 विकल्प में से एक चुनना होता है। सही का चुनाव लोग करते हैं। जब हम मेंस के पैटर्न पे जाते हैं तो मेंस में जो है रिटन एग्ज़ाम होता है। उसमें सबसे पहला खास करके मैं UP PCS के बारे में बताऊंगा कि पहला एग्ज़ाम होता है हमारा सामान्य हिंदी का। उसमें जो है हाई स्कूल तक की जो सामान्य हिंदी है उसे पूछा जाता है, उसमें लेटर भी होते हैं। उसके बाद सेकेंड जो है एस्से का एग्ज़ाम होता है, जिसमें हमको 3 घंटे में 3 एस्से लिखने होते हैं। वो अलग अलग क्षेत्रों से एस्से आता है, जो आयोग द्वारा निर्धारित है क्षेत्र, वहाँ से। उसके बाद फिर जो अगला क्रम होता है GS के 4 पेपर होते हैं, जिसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 जो है जो सामान्य अध्ययन के हैं, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब से संबंधित होते हैं ये 3 पेपर। उसमें साइंस भी आ जाता है। और पेपर जो 4 होता है वो इथिक्स का होता है। वो अभी कुछ वर्षों से जोड़ा गया है। इथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र। तो वो बच्चों को जो है उनके अंदर मोरालिटी पैदा करने के लिए इस पेपर को लाया गया कि बच्चा नैतिक हो, या जो भी प्रशासक बने वो नैतिक हो। फिर अगला जो पेपर होता है वो होता है ऑप्शनल का। आयोग द्वारा आपको कुछ संबंधित विषय दिए जाते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं वो विषय चूज करते हैं, उस विषय से जो है आप एग्ज़ाम देते हैं। उसके 2 प्रश्न पत्र होते हैं, उसमें भी पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। उसके बाद जो है जब आप इस प्रक्रिया को पार करते हो, जब आप पास करते हैं मेंस को, तो इंटरव्यू का क्रम होता है। इंटरव्यू फिर जो आयोग द्वारा जो निर्धारित अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनके द्वारा लिया जाता है। फिर उसके बाद जो है इंटरव्यू के बाद फाइनल जो है रिजल्ट आता है। इस एग्ज़ाम में आपका सब्जेक्ट कौन सा था और किस आधार पर सब्जेक्ट का चयन किया था आपने? सर मेरा जो सब्जेक्ट था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, मेरा इतिहास था, भारतीय इतिहास था। इसका चयन मैं ग्रेजुएशन लेवल पे ही कर लिया था। ग्रेजुएशन में मेरा जो है हिस्ट्री और फिलॉसफी था लास्ट ईयर। तो मेरा दिमाग पहले से था कि नहीं, मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी। यह अलग बात थी कि मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे लगता था कि नहीं, मतलब ऐसे ही आप कुछ भी पढ़ लेंगे और हो जाएगा। मुझे मतलब कह सकते हैं कि सिलेबस के बारे में ABCD तक नहीं पता था। बस पता था कि अच्छा इतिहास पढ़ लेंगे, इतिहास पढ़ के हम IAS हो जाएंगे या PCS हो जाएंगे। तो बाद में जब इस फील्ड में घुसे
तब समझ में आया कि यार बहुत पढ़ना है, और इतना पढ़ना है कि जो मतलब वो चीज़ पढ़नी जो सुना ही नहीं था। और ये हकीकत है, सर के ऊपर से आप कह रहे हैं। तो जब इलाहाबाद में मैं पहली बार जीएस का क्लास स्टार्ट किया था, तो उस क्लास में सच में सब सर के ऊपर से ही जाता था। ऐसा लगता था कि हम कहाँ आ गए, बस क्या पढ़ा। अच्छा इतिहास चल रहा है, अच्छा भूगोल चल रहा है, अच्छा पॉलिटी चल रही है, तो साइंस टेक आ गया, करेंट, मतलब कितना पढ़ना है। बस कोई बता दे अरे ये वाली किताब बड़ी अच्छी आई है, जाके उठा लाते थे मार्केट से। अब ये नहीं पता कि ख़त्म होगा कि नहीं होगा। कई बार होता था कि हम किताब खरीद के लाते थे, वो अलमारी में वैसे ही रहती थी, उसको कभी छूते नहीं थे। और अब तो इंडिया ईयर बुक बहुत पतली हो गई है। एक क्रेज इंडिया ईयर बुक का भी आज भी है, पहले भी था, तो बड़ी मोटी होती थी। तो वो हर विद्यार्थी जो तैयारी करता था ला के रखता था, और ला के रखता था तो वो केवल अलमारी में सजाने के लिए होता था कि मेरे पास, हमारे पास है बुक। हाँ, मतलब इंडिया है। और ये भारत सरकार द्वारा ये बुक जो है छापी जाती थी। तो भाई तैयारी करने के दौरान कोई रूम पे आ गया तो लगता था कि नहीं तुम्हारे पास इंडिया है कि नहीं। नहीं है। अब ये अलग बात है कि इंडिया को आपको खोल के देखा है कि नहीं देखा, क्योंकि वो बड़ी मोटी थी लगभग, मतलब महाभारत रामायण जैसी होती थी। उसी तरह केसी श्रीवास्तव इतिहास की होती थी बुक, अभी भी है, बहुत मोटी थी। तो वो एक अलग ही था कि तो लगता था यार इतनी मोटी मोटी किताब कितने साल में ख़त्म हो गई। कई बार होता था कि उसको देख के ही नींद आ जाती थी, अरे यार अच्छा आज केसी पढ़ना है, केसी श्रीवास्तव को, अरे ठीक है थोड़ा सो लेते हैं बाद में पढ़ेंगे। तो कई बार ऐसा हुआ कि बहुत सारी किताबें हम लोग लेते थे तो वो वैसे ही रह जाती थी। और बहुत सारे बच्चे करते हैं, खास करके ये इलाहाबाद का एक पैटर्न है कि जो है किताबों का ढेर लगाना। तो हुआ है क्योंकि जब इलाहाबाद से मैं दिल्ली गया तो यहाँ से बहुत सारी किताबें बेच के गया, मतलब कई बोरी किताबें बेच के गया, लगभग दो बोरी के आसपास। तो वहाँ जाके फिर समझ में आया कि अच्छा आदत तो यही वाली थी, इलाहाबाद वाली। कुछ दिन तो ऐसे चलता रहा कि अरे यार वो वाली किताब ले लेते हैं, वो वाली किताब। जब धीरे धीरे जब आप अपने से सीखते हो, फिर लगता है कि नहीं यार एक ही किताब को बार बार पढ़ो, तब अब होता है कि किताबें फिर कबाड़ी को बेचना हम लोग शुरू करते हैं। तो यही है। और मेरा कहना है कि जो भी आपके दर्शक हैं कि बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम को लेकर। तो वही है, उसी आधार पर मैंने जो है इतिहास अपना ऑप्शनल लिया था, ताकि मेरा ग्रेजुएशन में था और साथ में पीजी भी था। इससे पीजी में डबल हूँ, फ़िलासफ़ी से भी हूँ और इतिहास से भी हूँ। तो चूँकि पहले जो हमारे पैटर्न होते थे मेंस के, तो उसमें जो है दोनों होते थे सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट होते थे ऑप्शनल के। तो उसी आधार पर इसका चयन किया गया था कि चलो कम से कम ग्रेजुएशन में हम ऑप्शनल पढ़े रहेंगे तो जो हमारी रुचि है वो ऑप्शनल में बनी रहेगी। तो फ़िलासफ़ी मेरा काफ़ी अच्छा और मुझे बहुत इंटरेस्ट है फ़िलासफ़ी में। और इतिहास तो मतलब इतना फेवरेट है कि मतलब मैं क्या बताऊँ, अगर मैं सोया भी हूँ तो अगर आप जगा के इतिहास पूछोगे तो मैं बता दूँगा, मतलब इतना पढ़ा गया है। और इसका श्रेय मैं इलाहाबाद में जो है टीचर हैं केडी सर को देता हूँ कि जिन्होंने इतिहास को इतना आसान बना दिया मेरे लिए, मेरे जैसे विद्यार्थियों के लिए। तो इतिहास में कभी बहुत ज़्यादा समस्या भी नहीं आई। और बाकी फ़िलासफ़ी जो ऑप्शनल था तो दिल्ली में फिर पढ़ा गया जाके, वहाँ पे पतंजलि आईएएस में पढ़ा। इलाहाबाद में था तो ब्रह्म आईएएस में अतुल सर हैं, उनके यहाँ भी जाके कुछ चीज़ें पढ़ी। बाकी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आई नहीं। पीजी भी था, ये लग रहा था कि अच्छा ये तो सब जाना पहचाना है, लिख लेंगे। तो चयन का आधार यही था। उसके अलावा भी चयन के दौरान तो ये भी था कि भाई देखो सब्जेक्ट कौन सा है जिसमें सफलता मिल रही है, मतलब ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं। तो बीच में ऑप्शनल चेंज भी किए, जैसे 15, 16, 17, 18 तक जो है सोशल वर्क और डिफेंस दिया। 18 में सोशल वर्क से दिया था, 18 में एक सब्जेक्ट हो गया था। तो उससे पहले जो है सोशल वर्क और डिफेंस भी लेके पढ़ा गया, दिया गया। तो कह सकते हैं कि वो सही रणनीति हमारी नहीं थी, इस वजह से बहुत टाइम लग गया, या कह सकते कोई ऐसा गाइडेंस नहीं मिला। फिर हमारे एक मित्र हैं मऊ के, तो उनसे बात हुई, प्रवीण राय जी।
तो उन्होंने कहा कि जब से सर जब एक ऑप्शनल हो गया तो बोला होगा कि भाई किया क्या जाए। तो इतिहास ऑप्शनल लेने का ये भी था कि जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री के पोर्शन है, हम लोग ऐसा लेते हैं कि जो इसमें भी काम कर जाए और हमारा ऑप्शनल भी कर जाए, ताकि हमको दोबारा उसके लिए पढ़ना न पड़े। तो फिर हम लोगों ने जो है उन्होंने भी इतिहास रखा, हमने भी रखा, यही आधार था। अच्छा, आपके जीवन में आपके मार्गदर्शक कौन है? मार्गदर्शन सर अगर कहेंगे तो बहुत लोग हैं। जब हम दिल्ली गए तो हमारे कह सकते हैं रूम पार्टनर बने, हमारे साथ कोचिंग पढ़ते थे, हमारे सबसे प्रिय हैं जिनको मैं दादा भी कहता हूँ, मतलब, और वो भी मुझे अपने छोटे भाई की तरह ही प्यार देते हैं, पूरा परिवार प्यार देता है अपने बच्चे की तरह। बलवंत सिंह जी जो दिल्ली सरकार में ऑलरेडी ग्रेड 1 ऑफिसर हैं, तो उनका सपोर्ट रहा हर तरीके से। मतलब ऐसा कभी नहीं लगा कि जो है मतलब वो मतलब मेरे परिवार के नहीं है या मैं उनके परिवार का नहीं। तो उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया, अच्छा बुरा डांट भी खाया उनसे, और सीखने को बहुत कुछ मिला कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, धैर्य नहीं खोना है। उसके अलावा अमर भैया थे, ये लोग, और जो है और बहुत सारी गर्ल्स फ्रेंड भी थी, जो क्योंकि हम जब तैयारी करने के दौरान जाते हैं तो वहाँ पे हम समान होते हैं, लड़का लड़की का भेद नहीं होता। तो और मित्र थे हमारे, रवि थे, शीतल था यहाँ आजमगढ़ का ही, शीतल श्रीवास्तव, तो ये सारे लोग थे। और लड़कियों में तो हमारी सबसे जो है जो हमारे सपोर्ट जब होता है कि आप घर परिवार से भी दूर होते हो, तो गायत्री जी थी, खुशबू थी, अभी सेलेक्ट हैं वो बिहार पीसीएस में सेलेक्ट हैं, वो थी, और भी कई लड़कियां दोस्त थी। तो ऐसा लगता था कि नहीं यार, ये हमारा सब, ये पूरा परिवार है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ, समय समय मोटिवेट करते रहे। हाँ, जैसे क्या कि आप निराश होते हो तो चलो यार कहीं बैठ के, होता कि तफरी में चाय पी लेते हैं हम लोग रोड पे बैठ, एक कल्चर है रोड पे बैठ के चाय पी, तो वो होता था कि अच्छा मोटिवेट करते थे, क्योंकि सब तैयारी कर रहे हैं, तो था नहीं यार अब से परेशान मत हो जाएगा। बल्कि अभी कुछ दिन पहले जो बात भी होती है अभी, तो लोग यही कहते हैं कि देखो हम कहते थे कि अब से परेशान मत हो। तो रहा, और गायत्री जी का तो बहुत ही सहयोग रहा जो, और जो है परिवार का बहुत सपोर्ट रहा मेरे जीवन में। पिताजी ने कभी ये नहीं पूछा कि भाई क्या कर रहे हो तुम, कब तुम्हारा होगा। तो मतलब मेरा सौभाग्य है कि शायद ऐसे माँ बाप मुझे मिले, नहीं तो चूँकि हम लोग बहुत ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, मध्यम परिवार है हमारा, मिडिल क्लास के लोग हैं हम लोग। तो इतने सालों के बाद कोई भी जो है 10-12 साल से अगर तैयारी कर रहा हो, तो कोई भी माता पिता परेशान होकर कहता भाई बस हो गया, तुम वापस आ जाओ। और देखिए उनके भी जीवन में होता है कि भाई लोग पूछते हैं कि भाई आपका बेटा क्या कर रहा है, तो उन्हें भी समस्या होती है कि यार इतना दिन से कर रहा है, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन मेरे पिताजी को मुझ पर विश्वास हमेशा था कि नहीं ये जो है कुछ करेगा, और शायद यही कारण रहा होगा कि वो उन्होंने कभी पूछा नहीं, बस फ़ोन भी करते थे तो क्या कर रहे हो, अच्छा हाँ ये कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, खाना ठीक से खा रहे हो ना, हाँ पापा खाना तो खा रहे हैं, मैं पापा नहीं बाबूजी कहता हूँ, मैं कहा हाँ बाबूजी खाना खा रहा हूँ। तो बस इससे ज़्यादा नहीं। फिर मेरे बड़े भाई हैं पप्पू राजभर जी, तो इनका बड़ा सपोर्ट रहा कभी भी, मतलब जब भी होता था, अच्छा कुछ चाहिए तो नहीं तुमको। और छोटा भाई है, चूँकि है छोटा, लेकिन वो भी बड़ों की तरह ही मुझे ट्रीट करता था कि नहीं कोई बात नहीं, हम लोग पीछे हैं तुम्हारे। मेरी बहनें हैं, बहनों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। जब भी आदमी परेशान होता है तो परिवार को ही याद करता है, तो सबसे बात करता था, सब कहते थे कि नहीं परेशान मत हो, आज नहीं कल होगा तुम्हारा। तो सबका सपोर्ट रहा मेरे जीवन। चलते चलते आखिरी सवाल करेंगे आपसे। आज के जो समाज के लोग, नए युवा लोग आ रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे शिक्षा के मामले में? मैं तो उनसे यही कहूँगा कि आप लोग धैर्य बना के पढ़ते रहें,
देखिए, तो होता क्या है कि जब हम तैयारी में आते हैं तो लोग यही कहते हैं कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद की लोग कहते हैं कि भाई कितना दिन से कर क्या रहे हो। तो बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, खास करके एजुकेशन के मामले में आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत गरीब लोग हैं। तो अच्छा, दूसरा बात है कि समाज चूँकि जागरूक नहीं है तो उनको ये पता नहीं कि ISPCS होता क्या है। अब थोड़े से जागरूक हो रहे हैं लोग। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी हमारे समाज के लोग आपका वीडियो देखें, वो अपना एक बड़ा सपना देखें। बड़ा सपना देखेंगे तो छोटे सपने पूरे होंगे, मेहनत तो उसमें भी लगेगी। तो उसको देखें और बिना घबराए तैयारी करते रहें, डटे रहें। देखिए, जब सफलता बड़ी होती है तो समय भी ज़्यादा लगता है। और मुझे हमेशा एक चीज़ मोटिवेट करता रहा, क्योंकि मैं भी कविता लिखता हूँ और कई उपन्यास मेरे पेंडिंग में हैं, वैसे ही पड़ा हुआ है। कविताएं मैंने 30-40 लिख रखा है। लेकिन मुझे रामधारी दिनकर की जो है एक कविता थी, जिसको उसकी चंद लाइनें थी, मैं पढ़ता था तो ऐसा लगता था कि नहीं यार, बस होना है। तो उसकी वही 4-5 लाइन थी जिसे मैं पढ़ के बड़ा मोटिवेट होता था, और अपने रूम में भी उसको मैं लिख के चिपका रखा था। तो वह है कि एक खेह है शेष, किसी विधि पार उसे कर जाओ। एक खेह है शेष, किसी विधि पार उसे कर जाओ। वह देखो उस पार चमकता है मंजिल प्रियतम का। आकर इतना पास फिरे वह सच्चा सुर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं। ये मेरे जीवन में बहुत मोटिवेट किया ये 4 लाइनें। जब भी लगता था कि नहीं यार होगा कि नहीं का, तो वही होता था कि थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं। तो मैं कहूँगा कि आप थके नहीं। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने की सोच रहे हैं, या जिन बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों को तैयारी करने के लिए बाहर भेजना चाहते हैं, या घर पे ही वो तैयारी कराना चाहते हैं, तो मैं उनका हमेशा सपोर्ट करूँगा। और मैं उनसे माँ बाप से यही कहूँगा, उनके फादर से या मदर से, कि बच्चे का साथ मत छोड़िए। जब वो पैदा हुआ तब भी आप लोगों ने उसका उंगली पकड़ के चलना सिखाया, नहीं तो वो शायद अगर आप लोग ना होते तो उंगली पकड़ के चल भी नहीं पाता, क्योंकि उसको लगता है कि मैं माँ बाप का उंगली पकड़ा हूँ, फादर का उंगली पकड़ा हूँ, तो मैं गिरूँगा नहीं। तो जब बच्चा तैयारी करता है किसी भी कंपटीशन का, तो वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो सबसे पहले अपने परिवार को देखता है, अपने माँ बाप को देखता है। क्योंकि पिता जो है ना, हर बच्चे का हीरो होता है, चाहे वो जैसा भी हो। तो मैं उनसे कहूँगा कि उसके पीछे खड़े रहें, बस उसको दिलासा देते रहें, बेटा तुम जीवन में जो करोगे मैं तुम्हारे पीछे हूँ। वो इसी बात से इतना मोटिवेट हो जाएगा लड़का, कुछ भी कर जाएगा। समस्या क्या होती है कि जो है, चूँकि हमारा समाज ग्रामीण पृष्ठभूमि के, या अन्य लोग जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के या मिडिल क्लास के हैं या लोअर मिडिल क्लास के हैं, तो कुछ दिन बाद उनके माता पिता सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, जिसका परिणाम होता है कि बच्चा टूट के फिर घर वापस आ जाता है। और जब बच्चा टूट जाता है ना, तो समाज का कहीं का नहीं रह जाता है, न तो परिवार का रह जाता है, न तो वो कभी अच्छा पति बन पाता है, न तो कभी अच्छा बाप बन पाता है। और जब टूट जाता है तो बेटा तो कह ही नहीं सकती कि वो बन पाएगा। मैं कहूँगा बस कि आप लोग धैर्य बना के, हमारे जो भी समाज के लोग हैं, अदर समाज के लोग हैं, तैयारी करते रहें। बाकी नियति जहाँ निर्धारित कर रखी होगी आपको, आप वहाँ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे यहाँ अभिषेक राजभर जी, जिन्होंने UP PCS की एग्ज़ाम में 77वां रैंक हासिल किया, और आने वाला भविष्य के लिए भी इन्हें राजभर एक्सप्रेस और राजभर समाज के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हो, अपने मकसद में कामयाब हो। जैसे इन्होंने कहा कि माँ बाप का, पूरे परिवार का फुल सपोर्ट रहा, तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो शिक्षा के मामले अपना जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उसके प्रति आप कोशिश करते रहें। मंजिल एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। जैसा इन्होंने लगातार 4-5 कितनी बार कोशिश की, 2010 से कोशिश करते, आज 2021 में सफलता मिलकर लगभग 11 साल। तो कोई कहा जाता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो आप भी कोशिश करिए, निराश मत होइए, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर। धन्यवाद।